बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टीचर काशिफ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर नंबर 4। अब इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे, सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे फोर्स के बारे में, फिर फोर्स की टाइप्स। अब टाइप्स में क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इसकी टाइप्स के अंदर आ जाती हैं। फिर इसी के साथ ही फर्दर हम देखेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के बाद हम स्टडी करेंगे हुक्स लॉ को, और उसके बाद कुछ पास्ट पेपर्स हम आज की वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले अगर हम फोर्स को डिफाइन करें, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का क्योंकि एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन लाजमी होती है, तो सिमिलरली फोर्स की भी डायरेक्शन लाजमी होती है। अब फोर्स के पास ये एबिलिटी है कि फोर्स किसी भी शेप को चेंज कर सकती है। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसकी शेप चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, तो हिट करने से क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। सेकंड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को फोर्स चेंज कर सकती है। थर्ड क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को ये चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल बेसबॉल से आप बॉल को जब हिट करते हैं, बेसबॉल बैट से जब आप बॉल को हिट करते हैं तो उसी दौरान बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। या फिर बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है। तो फोर्स की डेफिनेशन जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी तीन फंक्शंस हैं। इट कैन चेंज शेप, इट कैन चेंज स्पीड एंड इट कैन चेंज डायरेक्शन एज वेल। फर्दर दो टाइप्स हैं फोर्सेस की, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जब भी दो सर्फेसिस आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी, उनकी कॉन्टैक्ट में आने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही होंगी। तो दो फोर्सेस जब कॉन्टैक्ट में आती हैं, उसमें इसकी एग्जांपल हो जाएगी पुश और पुल करना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो वो जो सरफेस है वो उस बुक के ऊपर, अगर आपने बुक को रखा है या फिर अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर रखा है, तो वो जो सरफेस है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाएगी, दैट फोर्स विल बी कॉल्ड अ नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स हमेशा उस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होती है और ये 90 डिग्री के ऊपर होती है। फिर फर्दर जो है फ्रिक्शन या ड्रैग फोर्स जो है, ये तभी आपके पास एग्जिस्ट करती है जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं या दो सर्फेसिस कॉन्टैक्ट में आती हैं। फिर इसी की टाइप टेंशन है। टेंशन के साथ अपथर्स फोर्स जो कि वाटर के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही में आती है। नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाएंगी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम वेट कहते हैं, जो कि हमेशा डाउनवर्ड होता है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी में हम देखते हैं। इसके अंदर जो हम कंसेप्ट देखेंगे कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के अंदर हम स्टडी करेंगे कि two north pole always repel each other, two south pole always repel each other, and one north and one south pole of a magnet always attract each other। अब इनमें आपस में कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई फोर्स, चार्जेस या फिर जो पोल्स ऑफ मैग्नेट होते हैं वो फोर्स लगा रहे होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल फोर्स है। जब भी कोई चीज़ किसी किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस के ऊपर रखा जाएगा, तो वो जो सरफेस है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगी। दैट फोर्स विल ऑलवेज मेक्स अ 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस। तो यहाँ पे हम इस टेबल को कहते हैं, ये इसकी सरफेस है। टेबल के साथ ये जो बुक पड़ी हुई है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। टेंशन फोर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? टेंशन फोर्स हमेशा एक पुलिंग फोर्स है, और टेंशन हमेशा उस ऑब्जेक्ट से अवे होती है। अब जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़का है, उसको हम एक रोप की मदद से खींचने की कोशिश करते हैं, तो एक रस्सी की मदद से हम उसको खींचने की कोशिश करते हैं। अब इसकी जो टेंशन होगी, क्योंकि हम अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, हम उसको खींच रहे हैं, और अब इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ये वो लड़का है जिसको उस रोप की मदद से खींचा जा रहा है। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, दैट मस्ट बी अवे फ्रॉम दैट बॉय। इसकी डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम दैट बॉय हो जाएगी। सिमिलरली, अब क्योंकि हमारे पास इस स्प्रिंग के अंदर ये टेंशन फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो ये जो ब्लॉक है ये हमारा वो मेन सोर्स ऑब्जेक्ट है। तो ये टेंशन की डायरेक्शन होगी, इट मस्ट बी अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। टेंशन हमेशा उस ऑब्जेक्ट से अवे की डायरेक्शन के अंदर होती है। थर्ड हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स। दो फोर्सेस के दरमियान ये एक ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को रेजिस्ट करती है, मोशन को अपोज करती है। कहीं पर भी मूवमेंट हो रही हो, उस मूवमेंट को ये रोकने की कोशिश करती है। फ्रिक्शन कभी यूजफुल भी होती है, कभी ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होती। इसको हम अलग से इसी लेक्चर के अंदर आगे जाकर देखेंगे। एयर रेजिस्टेंस, एयर की भी एक रेजिस्टेंस जो है वो हमें फेस करना पड़ती है। जब भी आप खुद भी वॉक कर रहे होते हैं,
ये काफ़ी माइन्यूट सी होती है, बहुत माइनर सी होती है, लेकिन अगर आप स्पीड से भागना शुरू कर देते हैं तो आप ये फील करते हैं कि एयर भी आपको उतनी ही फोर्स के साथ वापस धकेलने की कोशिश करती है, वापस रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। अगर आप कार के अंदर बैठे हैं तो अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपको ये फील नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप कार की स्पीड तेज़ करते हैं, जो अपथ्रस्ट फोर्स होती है, जो इसकी थर्स्ट फोर्स है, जो कि इसको इंजन की फोर्स है, जो कि इसको राइट साइड पे मूव करवाएगी, इसकी मोशन के अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट करेगी, जो कि इसको रोकने की कोशिश करेगी। और एक यही वजह है एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जितनी भी हमारे पास गाड़ियां होती हैं, जितनी भी हमारे पास बसेस होती हैं, उनकी शेप्स कुछ इस तरह से की जाती है कि जब भी एयर उनसे उनके करीब से पास हो, ये उसको एक स्ट्रीमलाइन शेप के साथ पास होने दे, एयर पास हो जाए और कम से कम हमारी उस गाड़ी को, हमारी उस बस को कम से कम एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। अब फर्दर इसकी फिफ्थ टाइप हो जाएगी अपथ्रस्ट फोर्स, या इसको बायंट फोर्स भी कहा जाता है, बेयोंसी भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के अंदर एग्जिस्ट करती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में इंसर्ट किया जाता है तो वाटर भी एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट फोर्स। फिर पुश और पुल तो मोस्ट कॉमन फोर्स है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो पुशिंग फोर्स लग रही होती है, अपनी तरफ खींचते हैं तो उसके ऊपर पुलिंग फोर्स लग रही होती है। अब सेकंड टाइप जिसको हमने कहा था कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं। पहली टाइप तो हमारे पास वेट है, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो इसकी जो फोर्स होती है हमेशा डाउनवर्ड हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसमें सिंपल सा रूल है कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आते लेकिन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो कि अनलाइक चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक, जो हमारे पास मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, हर एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब इसी तरह अगर दो मैग्नेट को एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं, अगर तो वो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इस केस में हमारे पास दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो कि साउथ और साउथ एक दूसरे के सामने आ जाएं, दो मैग्नेट को जब एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं तो उस केस में साउथ पोल को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे दोनों मैग्नेट्स को जब करीब लेकर आते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये जरा हटकर है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखना है रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। अब मल्टीपल फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती हैं, एक ही वक्त के अंदर मल्टीपल फोर्सेस किसी खास डायरेक्शन के साथ, स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ अप्लाई होती हैं, तो हमें उसको चेंज करना है, हमें उसको समझना है कि मूवमेंट किस तरफ को होगी। मूवमेंट डेफिनेटली उसी साइड को होगी जिस तरफ रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगी। तो सिंपल सा केस है, अगर हमारे पास एक क्यूब है उसके ऊपर टुवर्ड राइट साइड पे दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, फर्स्ट वन इज 16 न्यूटन, सेकंड वन इज 300 न्यूटन। तो टोटल फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इनका सम हो जाएंगी 360 न्यूटन, दैट मूवमेंट विल बी टुवर्ड राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि 70 न्यूटन की जो फोर्स है वो लेफ्ट साइड पे लग रही है और 50 न्यूटन की फोर्स राइट साइड पे लग रही है, तो 70 माइनस 50 हम ग्रेटर वैल्यू में से लेसर वैल्यू को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन का। क्योंकि लेफ्ट साइड पे फोर्स ज्यादा थी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे फोर्स है वो ज्यादा लग रही होगी। इन दोनों केसेस को जब हमारे पास मूवमेंट हो रही है और राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इस केस को हम अनबैलेंस्ड केसेस कहते हैं कि जो फोर्सेस हैं दे आर अनबैलेंस्ड। लेकिन जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे लगने वाली फोर्सेस राइट साइड पे लगने वाली फोर्सेस के इक्वल हो जाएं, इसको हम बैलेंस फोर्स का नाम देते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं जब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए उसको हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। और बैलेंस फोर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा बल्कि वो रेस्ट पर ही रहेगा, वो ऑब्जेक्ट कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकेगा। तो हमारे पास टोटल रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर हो जाएगी 0 न्यूटन। अब नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो इन फोर्सेस को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 फोर्सेस हैं या 3 फोर्सेस हैं तो इसके लिए हमारे पास इनको फोर्सेस को ऐड करने के 2 मेथड हैं। आपको याद होगा कि लेक्चर 1 के अंदर हमने वेक्टर स्केलर को स्टडी किया था और वहां पर हमने ये कहा था कि जब भी हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनको ऐड करने के स्पेसिफिक मेथड हम फोर्सेस के चैप्टर में देखेंगे। सो वो आ चुका है। जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं फर्स्ट मेथड हो जाएगा हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल। सो ये रूल हमें ये कहता है कि जब भी आपके पास फर्स्ट वेक्टर का हेड हो, फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर की टेल को, फर्स्ट वेक्टर का हेड होगा सेकंड वेक्टर की टेल को कंबाइन करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह का केस है कि 5 न्यूटन की फोर्स है वो राइट साइड को लग रही है, फिर हमारे पास 3 न्यूटन की फोर्स है जो कि इस तरफ को लग रही है।
अब जब हम इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करना किस मेथड से करना है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ। सो फर्स्ट वेक्टर का हेड कौन सा है, आपके पास ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है, हम इसको फर्स्ट वेक्टर कहते हैं। इसके साथ सेकंड वेक्टर की टेल को उसी एंगल के साथ उसी डायरेक्शन में हम अटैच कर देंगे। उसके बाद हमने रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेकर हमारे पास सेकंड वेक्टर का हेड, या फिर अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स आ जाते हैं तो जो लास्ट वेक्टर का हेड होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल, लास्ट वेक्टर का हेड हमें रिजल्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो ही हैं तो हमने हेड टू टेल रूल से इसको ऐड किया। 10 और 8 न्यूटन हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनके ऊपर हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट यहाँ पे हाइपोटेनियस का काम करता है, तो हाइपोटेनियस एच स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर हम हमेशा इसका यूज करेंगे एफ इज इक्वल टू फर्स्ट फोर्स स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 12.8 न्यूटन इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर हमने एंगल को फाइंड आउट करना है तो एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, तो इससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड मेथड जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड। अब पैरेललोग्राम मेथड के अंदर हम स्केल और प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। स्केल और प्रोटेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है पैरेललोग्राम मेथड के अंदर। अब जैसे कि हमारे पास 10 न्यूटन है एक फोर्स, हम उसको यहाँ पे खुद से एक स्केल ड्रॉ करते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 सेंटीमीटर विल रिप्रेजेंट 8 न्यूटन। उसके बाद हम इसके लिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ की है, क्योंकि इसके बिल्कुल ही पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो कि टॉप टू बॉटम आ जाएगी। इसी तरह ये जो आपके पास 10 न्यूटन की लाइन है, इसी के पैरेलल हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की। उसके बाद एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मैच कर देंगे, क्योंकि इससे जो हमारे पास शेप बनती है वो एक पैरेललोग्राम की शेप बन जाती है। ऑल्दो यहाँ पर रेक्टेंगल बन रही है क्योंकि हम बिल्कुल स्ट्रेट वेक्टर्स को डील कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हर केस में ऐसा नहीं होता। हमारे पास कभी कभार वेक्टर्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर भी हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे जो शेप बनती है वो पैरेललोग्राम बनेगी। और हमें उसमें करना क्या होगा, हम अगेन ऐसे ही पैरेलल वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे फर्स्ट वेक्टर का पैरेलल ये ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर का पैरेलल वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद डायगोनल पोजीशंस को मैच कर देंगे, कॉर्नर को कॉर्नर से मैच कर देंगे, कॉर्नर को कॉर्नर से मैच किया और इसकी लेंथ को मेजर कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये आती है 6.4 सेंटीमीटर। 6.4 का हमने डबल करना था क्योंकि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2 न्यूटन, 6.4 इंटू 2 इट विल बी इक्वल टू 12.8 न्यूटन। सो थर्ड एंड द लास्ट हमारे पास मेथड क्या होगा, हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। इस लाइन को बेस लाइन मानकर प्रोटेक्टर की मदद से एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फोर्सेस को हम देख चुके हैं। फोर्सेस हमारे पास दो तरह की हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी के अंदर होगा, या फिर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। इट मींस इस केस में उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। सो जब हमारे पास बैलेंस फोर्सेस होंगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्सेस भी जीरो हो जाएंगी। जबकि जब हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस होती हैं तो उस केस में सम ऑफ फोर्सेस इज नॉट इक्वल टू जीरो, और उस केस में हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, या तो उसका एक्सेलरेशन डीसेलरेशन में जाएगा, एक्सेलरेशन कम या ज़्यादा हो सकता है, उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, और या फिर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ऐसे केसेस में नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगी और उसी की वजह से वो आपका ऑब्जेक्ट या आप जिस चीज़ को देख रहे हैं वो लाजमी मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन के 3 लॉज हो जाएंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इट इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि ये कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट के ऊपर है वो रेस्ट के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि उसको कोई छेड़ नहीं रहा, उसको कोई मूव नहीं करवा रहा, उसको कोई कुछ कर ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल ये पेन जो है अगर हम इस टेबल के ऊपर रख देते हैं तो ये टेबल के ऊपर पड़ा रहेगा अनलेस कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे ना आए और वो इसको आकर तंग ना करे, इसको ना छेड़े। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट के ऊपर रहती है, या फिर अगर वो मोशन के अंदर है, वो मूव कर रही है, वो मूव करती रहेगी अनलेस आप उसके ऊपर कोई फोर्स को अप्लाई न कर दो। तो इसी को इनर्शिया के साथ भी डील किया जाता है। इनर्शिया की डेफिनेशन हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन। कि इनर्शिया जिस बॉडी के अंदर होगा वो अपनी उस मोशन को चेंज करने के खिलाफ मुजाहमत करेगा, रेजिस्टेंस को शो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये लास्ट टाइम ये कहा था कि कार के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो हमारी कार के साथ हम भी मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही हम कार की ब्रेक अप्लाई करते हैं कार तो रुक जाती है, लेकिन हमारी जो मोशन है हम उसी मोशन को कंटिन्यू करते हैं। सो उस मोशन को रोकने के लिए
हमारी बॉडी का जो इनर्शिया है वो उस मोशन को कंटिन्यू करवा रहा है, तो उसको रोकने के लिए ही हम सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी इंजरी का शिकार ना हो जाएं, इंजरी से महफूज रहें। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उस केस में भी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, तो वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ओबे करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो हो जाएगी। न्यूटन का सेकंड लॉ ये स्टेट करता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाए, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मैस के ऊपर फोर्स लगाई जाए, तो वो ऑब्जेक्ट, वो मैस जो है वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है ये, आपके पास पेन पड़ा हुआ था, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड में चेंजेस आएंगी। इसी तरह हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर उनके ऊपर फोर्स लगाई जाए, दे स्टार्ट टू मूव, दे स्टार्ट टू एक्सेलरेट, तो उनके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि हम जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। ये हमारे लिए काफ़ी मूवमेंट है। जब भी हम वॉक कर रहे होते हैं, हम सरफेस के ऊपर, अर्थ के ऊपर वॉक करते हैं, तो उस केस में हमारा पाँव जो है वो एक्शन फोर्स लगाता है सरफेस के ऊपर। उसी वक्त जो अर्थ है, जो सरफेस है, वो हमारे पाँव के ऊपर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं। या फिर अगर हम और इसकी एग्जांपल देखें, जब आप रॉकेट की एक एग्जांपल है जो कि हमें यहाँ पे हाईलाइट की गई है कि हमारे पास जो बर्न गैसेस हैं, जब वो बर्न होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो बर्न होकर रॉकेट के ऊपर एक फोर्स लगाती हैं। ऑन द अदर साइड वही रॉकेट जो है बाद में एक रिएक्शन फोर्स भी लगाता है। ये धुआं जो है ये जनरेट होती है, हमारे पास सेक्शन फोर्स है, इसकी जो अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगी, इट विल बी अ रिएक्शन फोर्स। तो इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्योंकि हम यहाँ पे जब हम लाइव केसेस को डील करेंगे, तो हम क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को करेक्टली नीटली ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे कार है या फिर अगर कोई इंसान है, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, उसको हम दिखाना चाहते हैं एग्जामिनर को या अपनी समझ के लिए देखना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करेंगे। हम उस ऑब्जेक्ट की वजह से जिसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, उसकी जगह पे एक बॉक्स का यूज़ कर लेंगे, या फिर हम उसकी जगह पे किसी सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम कहा जाता है। अब इनके ज़रिए हमारे पास एक केस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है जो कि राइट साइड को, सॉरी लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, अगेंस्ट द स्लोप ये मूवमेंट हो रही है। तो क्योंकि ये एक स्लांटेड सा पाथ है, इसके ऊपर मूवमेंट हो रही है, वेट हमेशा से डाउनवर्ड होता है, और वेट को आपने याद रखना है, जो आपकी सरफेस होगी उसके साथ ये 90 डिग्री वेट जो है वो बना रहा होता है। ऑन द अदर साइड अब ये जो नॉर्मल है, अब इसकी जो मेन सरफेस है जिसके ऊपर ये मूवमेंट हो रही है, उसके साथ ये 90 डिग्री बनाएगा और इसकी डायरेक्शन इस तरफ को हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि आप इसी लाइन को बिल्कुल सीधा ले जाएं और कहें कि ये तो बिल्कुल वेट के ऑपोजिट होगा। हर केस में वेट और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल का जो 90 डिग्री का एंगल हमने लेना है वो उसकी मोशन ऑफ दी सरफेस के साथ लेना है, और वेट जो है वो हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। वेट की डायरेक्शन हमेशा से उस सेंटर से नीचे को ही आ रही होगी, और फ्रिक्शन एक ऑपोजिट फोर्स है, वो मोशन के अगेंस्ट ही ड्रॉ की जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन हमारे पास जब भी दो सर्फेसिस, जैसे कि अगर हम दो हाथों को भी मिलाते हैं, हम इनको रब करते हैं, तो इनके दरमियान भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है, एग्जिस्ट होगी। फ्रिक्शन जो है हमेशा हीट को कॉज करती है। तो हमारे पास हमेशा, बेशक कोई भी प्लेन सरफेस, जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, अगर हम इसको यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, हम इसको ड्रैग करते हैं, इस ड्रैगिंग के दौरान हमें तो ये लग रहा है कि ये दोनों सरफेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन इसके बावजूद भी एक इसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर देखा जाए तो इस तरह के इनके दरमियान क्रैक जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और जब इनके दरमियान रबिंग होती है, इन क्रैक्स को दूसरे क्रैक के ऊपर रबिंग होगी, इट विल प्रोड्यूस हीट, इट विल अपोज द मोशन, ये मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी को आगे इसी पीडीएफ के अंदर हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। अभी तक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, जो कि हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ था, उसके अकॉर्डिंग है ये, और वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ये आपका पुराना रिलेशन है। फिर हमारे पास थर्ड जो राइट एंगल का वेक्टर्स की रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला वो ये वाला हो जाएगा। फ्रिक्शन को हम कह चुके हैं, इट इज़ अ अपोजिंग फोर्स जो कि मोशन को अपोज करती है। इसकी हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमारे पास तब होती है जब दो सर्फेसिस रेस्ट के ऊपर होती हैं, और रेस्ट के ऊपर होने के बावजूद भी वो कोई भी फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करने नहीं देती। वो क्या करती हैं, वो किसी भी मूवमेंट को रोकने की कोशिश करती हैं। इस तरह की फ्रिक्शन को हम
स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सेकंड हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है, जब दो सर्विसेज मूव कर रही होती हैं या स्लाइड कर रही होती हैं। मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ली थी, या फिर एक कार जो है वो एक रोड के ऊपर मूव कर रही है, तो उस दौरान हम क्या देखते हैं, कार के जो टायर्स हैं और जो रोड है उनके दरमियान मूवमेंट की वजह से, काइनेटिक से मुराद क्या होता है, मूवमेंट, मूवमेंट, तो मूवमेंट की वजह से एक फ्रिक्शन जो है एग्जिस्ट करेगी। इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, हम ऑयल ग्रीस का यूज़ कर सकते हैं। ऑयल का यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पे हम ऑयल का यूज़ करके फ्रिक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास फ्लूइड की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे भी ड्रैग फोर्स की शक्ल में जो एयर रेजिस्टेंस है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसी वजह से हम गाड़ी की जो शेप है वो एक स्ट्रीम लाइन शेप बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि एयर रेजिस्टेंस को कम से कम किया जा सके। अब यही जो चीज़ है फ्रिक्शन, ये अफेक्ट करती है स्टॉपिंग डिस्टेंस को। हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है ये सम होता है। स्टॉपिंग डिस्टेंस बेसिकली जब आपके पास कोई भी कार है या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, तो वो जब हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हम इसको कार की एग्जांपल ही लेते हैं। एक ड्राइवर जो है किसी ऑब्स्टेकल को देखता है और वो देखते ही डिसाइड करते हैं कि मुझे ब्रेक लगानी है। तो अब उसका ब्रेक लगाने का जो टाइम पीरियड है, जैसे उसने देखा और जब उसने ब्रेक के ऊपर पाँव रखा, इस टाइम पीरियड को हम उसका थिंकिंग डिस्टेंस या फिर उसका रिएक्शन टाइम कहते हैं। जैसे ही उसने ब्रेक को अप्लाई किया, ब्रेक को अप्लाई करने के बाद जब तक गाड़ी की स्पीड ज़ीरो नहीं हो जाती, गाड़ी रुक नहीं जाती, वो फेज़ जो है उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाता है। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ द सम ऑफ रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये इन दोनों का सम होता है। कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस बाय मैपिंग द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम कर्व। अब हमारे पास क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ होता है, तो हम स्पीड टाइम ग्राफ का अगर एरिया लें, तो इस केस में हमारे पास ये जो रेक्टेंगल बनती है, लेंथ इंटू विड्थ अगर हम कर दें, स्पीड इंटू टाइम t1, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इंडिकेट करेगी कि आपके पास उस ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम था वो कैलकुलेट हो जाएगा, या उसका जो रिएक्शन डिस्टेंस है कि उसने कितनी देर लगाई ऑब्स्टेकल को देखकर ब्रेक लगाने में, वो कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड चीज़, अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ होगा, तो हम इस केस में 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया जो है वो हमें बता देगा कि उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है। इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, इट विल गिव्स अस द ब्रेकिंग। ओवरऑल जो हमारे पास स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये उसको कैलकुलेट करके हमें बता देगा। अब वो कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है व्हीकल की स्पीड है। अगर व्हीकल की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, तो उस केस में क्या होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस और ज़्यादा लार्जर हो जाएगा। इसके साथ ही रिएक्शन डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। ये दोनों चीज़ें हैं क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। हम जिस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर और उसके ब्रेकिंग डिस्टेंस के ऊपर, ये व्हीकल के ऊपर डिपेंड करता है। अब व्हीकल की ब्रेक्स जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, व्हीकल उतनी जल्दी रेस्ट पे चला जाएगा। तो अगर तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो उसको रेस्ट में जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो सकता है। फिर व्हीकल का मैस अगर ज़्यादा हो, यानी कोई ज़्यादा बड़ी गाड़ी हो, ज़्यादा बड़ा इनर्शिया होगा, जिस वजह से जब हम उसको रोकेंगे तो उसको भी ज़्यादा ब्रेकिंग फ़ोर्स चाहिए होगी, उसको टाइम लग जाएगा रेस्ट में आने के लिए। फिर रोड की जो कंडीशन है, अगर तो वो अच्छी ना हो, तो उस केस में भी जैसे कि वेट, आइसी या फिर अनइवन रोड होगा, तो वहाँ पर भी जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। फिर हमारे पास रिएक्शन टाइम जो है वो अफेक्ट होता है ड्यू टू ड्राइवर एज, या फिर उसको कोई इंजरी हुई है या बेचारा अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं कर पा रहा। तो ये जो चीज़ है, ड्राइवर की एज बहुत ज़्यादा हो जाए, एज के साथ साथ क्योंकि कॉन्शियसनेस काफ़ी कम हो जाती है, ये रिएक्शन टाइम को बढ़ा देती है। या फिर अगर उसने कोई ड्रग्स वगैरह ली हैं या अल्कोहल को ड्रिंक किया है, तो ये भी उसके ब्रेकिंग टाइम को जो रिएक्शन टाइम होगा उसको बढ़ा देगा। फिर ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो है, अगर ब्रेक्स अच्छी नहीं है, टायर जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा वोन्स हो चुके हैं, या फिर जो ब्रेक पैड्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, उस केस में भी ब्रेक लगने में टाइम लगेगा, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस को बढ़ा देगा। तो अगर इसकी समरी देखी जाए, व्हीकल की स्पीड, ड्राइवर की एज और इंटॉक्सिकेशन, यानी अगर उसने कोई ड्रग्स लिए हुए हैं, ये रिएक्शन टाइम को बढ़ा देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी है। इट अकर्स व्हेन राइजिंग फ्लूइड फ्रिक्शन परफेक्टली कैंसल आउट ग्रेविटेशनल
फील्ड। अब सबसे पहले अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एक जो हिल जो हमारे पास पैराशूट यूज़ करते हैं, जो स्काई डाइवर्स होते हैं, अगर वो सबसे पहले खुद को ऊपर से गिराते हैं, तो इस केस में सबसे पहली जो फोर्स इनके ऊपर लग रही होती है वो वेट होता है। अब वेट के इनिशियली क्या होता है कि इनिशियल स्पीड तो उनकी ज़ीरो है, वो रेस्ट से ऊपर से फॉल होते हैं, तो उनकी जो फोर्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस केस में वेट ही होती है। जैसे ही वो डाउनवर्ड आते हैं, स्पीड इंक्रीज होना शुरू होती है। स्पीड के इंक्रीज होने के साथ साथ जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ना शुरू कर देती है। एयर रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होती है तो इसके इंक्रीज होने के साथ साथ एक्सेलरेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब ड्रैग फोर्स, जो एयर रेजिस्टेंस है और जो वेट है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। इन दोनों के इक्वल होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाता है, और उसी दौरान ड्रैग फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और वेट जो है वो कम हो जाएगा, और इस केस में जो डिसेलेरेशन जो है वो कॉज हो जाएगा। तो अब ये वो केस है जिसमें हम कहते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है जब एयर रेजिस्टेंस और वेट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अगर हम इसको मैप करें, सबसे पहले इनिशियली क्या होगा, ये हमारे पास वो इनिशियल वो टाइम पीरियड है जब वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है। उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी वो एक्सेलरेट कर रहा है। उसका एक्सेलरेशन इस टाइम पीरियड पे कितना होगा, 9.8 होगा। फिर पॉइंट बी तक जाते जाते उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज करती है। अब स्पीड इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वो डाउनवर्ड और ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देगा, स्काई डाइवर आसमान से जब नीचे गिर रहा होगा। तो इसी दौरान हम इस चीज़ को देखेंगे कि जब वो डाउनवर्ड जा रहा होगा, उसका एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा फिर पॉइंट बी, जिसके ऊपर जाकर उसका ग्रेडियंट 0 हो जाएगा, और उस केस में ड्रैग फोर्स और वेट फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट को के ऊपर जो वेलोसिटी होती है इसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। फिर पॉइंट सी के ऊपर जाकर वो पैराशूट को ओपन करता है। पैराशूट को ओपन करने के साथ साथ उसका जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वो डिसलेशन की तरफ चलने लग जाता है और उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। अगेन वो दोबारा से टर्मिनल वेलोसिटी 2 के ऊपर पहुंच जाता है, जब इस केस में अगेन उसकी जो ड्रैग फोर्स और जो वेट है वो इक्वल हो जाते हैं पैराशूट को ओपन करने के बाद। तो इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक माइनर सा डिफरेंस है वो क्रिएट किया गया है कि जब भी हम फ्री फॉल करते हैं इन द वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, क्योंकि वैक्यूम के अंदर तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, कोई भी फोर्स नहीं होती, तो वैक्यूम के अंदर जब आप किसी बॉल को फेंकोगे ऊपर से नीचे, तो वो क्या होगा, नीचे बड़ी इजीली आ जाएगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होना शुरू होगी। तो इस केस में स्पीड टाइम ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगा। उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बार बार 9.8 के इक्वल ही आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू सिंपली 9.8 ही रहेगी। लेकिन जब हम एयर रेजिस्टेंस जो कि प्रैक्टिकल है, वो जो कि हमें फेस करना पड़ती है, तो इसका ग्राफ हमेशा से कुछ इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, जो कि हमने ऊपर इलेबोरेट भी किया है। तो ये हमारे पास जो कर्व सा पाथ होगा, ये इंडिकेट करता है कि इनिशियल एक्सेलरेशन 9.8 है, और एक ऐसा टाइम आता है जब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर चला जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के ऊपर जाकर एक्सेलरेशन टोटली 0 हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये इलास्टिसिटी के बारे में है। इलास्टिसिटी डिफाइन करती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, सॉरी ये मूवमेंट के रेलिवेंट नहीं है, जब भी हम एक फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब क्योंकि जब भी फोर्स लगाई जाएगी इट कैन चेंज द शेप, क्योंकि हमने इनिशियली चैप्टर के स्टार्ट में ये बात की थी कि फोर्स जो है वो शेप को चेंज करने की एबिलिटी रखता है। तो जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं उस केस में शेप चेंज होगी, और ये शेप कब तक चेंज हो सकती है, उसके अंदर एक्सटेंशन आ जाती है। फोर्स लगाने से उसके अंदर एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, ये एक खास लिमिट तक, एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर जाकर फोर्स और एक्सटेंशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस पॉइंट के बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। उस पॉइंट को हम प्रोपोर्शनैलिटी पॉइंट कहते हैं। उससे फर्दर जो रीजन होता है इसको इलास्टिक लिमिट का रीजन कहा जाता है, कि जिसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं फर्दर, उस ऑब्जेक्ट के पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी उसी पोजीशन को, उसी शेप को दोबारा से रिगेन कर ले, उसी शेप के अंदर वापस आ जाए। ऑल्दो वो इस पॉइंट से फर्दर, अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, ये हमारे पास ये है, पहले स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसके बाद यहाँ से कर्व लाइन बनेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इंडिकेट करती है कि इस स्ट्रेट लाइन के दौरान वो हुक्स लॉ को ओबे करता है। हुक्स लॉ क्या करता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन इन अ
स्प्रिंग और इन अ वायर, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, तो जब तक वो स्ट्रेट लाइन को बनाता है तब तक वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा होता है। जैसे ही इस लाइन से आगे जाता है तो ये वो रीजन है जिसको हम इलास्टिक लिमिट का रीजन कहते हैं। इस रीजन के अंदर ऑल्दो वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता क्योंकि कर्व लाइन आ चुकी है, इस रीजन के अंदर वो ये एबिलिटी रखता है कि वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशंस के ऊपर वो वापस आ सकता है। लेकिन अगर वंस इस पॉइंट को वो क्रॉस कर दे तो इसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं कि इस केस में वो कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर सकेगा, उसकी शेप टोटली चेंज हो जाएगी और दोबारा उस शेप के बाद नहीं आ सकेगा वापस। इससे फर्दर भी एक आगे एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे आकर वो पॉइंट, वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो टूट ही जाता है। हम किसी को डिफॉर्म करते हैं, किसी को खींचते हैं, उसमें एक्सटेंशन तो आएगी लेकिन एक्सटेंशन एक खास पॉइंट तक आती है। तो हुक्स लॉ जो है उस केस में हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। जिस पॉइंट के ऊपर जाकर ये स्ट्रेट लाइन ब्रेक हो जाए हम ये कहते हैं ये हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसके बाद ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ पास पेपर्स हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट टू मेजर द एक्सटेंशन ऑफ अ रबर बैंड फॉर डिफरेंट लोड्स, द रिजल्ट आर शोन। अब इसमें इनिशियली हमने ये कहा कि हमने कोई लोड अटैच नहीं किया, रबर बैंड की जो लेंथ है वो 15.2 है। अब इसमें अगर एक्सटेंशन कितनी हो जाती है 2.1 की, ये उसने हमें खुद बता दिया। जब हमने 2 न्यूटन का लोड अटैच किया उसमें एक्सटेंशन हो चुकी है 2.1 की, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 15.2 प्लस 2.1, ये हो जाएगा 17.3। फोर ऑब्जेक्ट आर एक्टेड ऑन बाय टू फोर्सेस एज शोन व्हिच ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी वो रेस्ट के ऊपर है, वो स्टेशनरी है। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट केस जो है जिसमें हमारे पास ये डाउनवर्ड मूव करेगा, अनबैलेंस है। इस केस में हमारे पास बैलेंस है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। इस केस में ये अनबैलेंस है, इस केस में ये बैलेंस तो है लेकिन ये एक कपल जनरेट कर रहा है, यानी ये दोनों इस सर्कुलर पाथ में मूव करवाने की एबिलिटी रखते हैं। Extension load graph for a spring is shown. The unstretched length of the spring is 17 सेंटीमीटर। तो हमारे पास वो जो लेंथ है, यानी जिस वायर को स्प्रिंग को हम देख रहे हैं वो 17 सेंटीमीटर का है। When an object is hung from the spring, the length of the spring is 19.2। यानी अगर हम 19.2 माइनस 17 करें ये वैल्यू आ जाएगी 2.2। और एक्सटेंशन 2.2 की कहाँ पर होती है, वो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर होती है 2.2, 2 एंड 3। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 न्यूटन। Two metal block P and Q have identical dimensions. They hang on identical spring balance. तो इन दोनों को हमने एक जैसे स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर अटैच किया, इट मीन दोनों के अंदर एक्सटेंशन जो है वो सेम होगी। दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम तो जो है वो इक्वल होगा, तो हमारे पास सी या डी ऑप्शन हो सकता है। दे हैव इक्वल वेट, उनका वेट जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि वेट इक्वल अगर होता तो इनके ऊपर ये जो वैल्यूज आती हैं तो ये भी सेम आनी चाहिए थी, क्योंकि आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं। ये वैल्यू सेम ना आने का मतलब ये है कि इनके मैसेज डिफरेंट है। मैसेज डिफरेंट होंगे तो वेट भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ये डिफरेंट वेट होता तो हम सी ऑप्शन को ठीक कह देते, लेकिन फिलहाल इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। A student add weight to an elastic cord. He measures the length of the cord for each weight. He then plots a graph from the result as shown. What has the plotted on the vertical axis? अगर हम यहाँ पे वेट ले चुके हैं, वेट जो होता है न्यूटन्स के अंदर, सो हमारे पास इस एक्सिस के ऊपर जो चीज़ होनी चाहिए इट मस्ट बी एक्सटेंशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं मेजर लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, इसका ये चीज़ आ जाएगी। मेजर लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ हमें क्या चीज़ बताता है, ये हमें एक्सटेंशन के बारे में बता रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन आनी चाहिए। एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है मेजर लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। The diagram shows a steel spring and a graph of its length against the load applied to it. What is the extension of the spring when a load of 20 Newton is applied to it? तो 20 न्यूटन के ऊपर जाकर जो वैल्यू आती है दैट इज 8 न्यूटन। अब ये हमें ये बताता है कि जब हमने कोई लोड अटैच नहीं किया था तो इसकी जो स्प्रिंग की लेंथ थी वो कितनी है, दैट इज 5 न्यूटन। सो 5 से 8 तक अगर हम 0 से 20 पे जाते हैं तो ये हमने 3 सेंटीमीटर का जो एक्सटेंशन जो है वो प्रोड्यूस की है। द डायग्राम शोज अ हैंडल विद 3 फोर्सेस ईच 100 न्यूटन अप्लाई टू इट, द हैंडल इज फ्री टू मूव। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस ऑन द हैंडल? अब हमारे पास ये वैसे रेलिवेंट नहीं है, इसको भी स्किप करते हैं। ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट मैसेज आर हंग ऑन अ स्प्रिंग, तो इसकी जो स्प्रिंग की लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। जब ये 20 सेंटीमीटर का होता है तो इसमें
एक्सटेंशन कितनी आ चुकी है, 10 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ चुकी है व्हेन वी अटैच 100 ग्राम। अब अगर हम इसमें एक्सटेंशन 20 की ले चुके हैं, क्योंकि 10 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है, स्प्रिंग की, एक्सटेंशन कितनी हुई है 20, तभी ये 30 होगा। तो 20 एक्सटेंशन का तभी हो सकती है अगर हमने 20 की एक्सटेंशन की, तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम को अटैच किया होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर के लिए 100 ग्राम, तो 20 के लिए 200 ग्राम अटैच हो जाएगा। इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि फोर्सेस जो हैं वो आगे भी इसकी एक अलग से एक न्यू वीडियो बनेगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो फोर्सेस की अभी भी पेंडिंग है, तो उसमें भी इंशाल्लाह हम उसके पास पेपर के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ऐड कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।